प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की जो तोशाखाना केस है उसमें जो मुतअद्दिद दरखास्तें थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, उसमें से कुछ दरखास्तों पर फैसला सुनाया है। इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें दो हुई हैं। एक तो जो काबिल समात होने का मामला है उसको रिमांड बैक किया है, वापस जज साहब के पास भेजा है कि तहरीक इंसाफ के वकील ख्वाजा हारिस साहब का मौक़िफ़ ये था कि हमें सुना नहीं गया और सुने बगैर फैसला किया गया है। तो इस सिलसिले में वापस भेजा गया कि जी सुनकर फैसला करें, लेकिन जज को ट्रांसफ़र करने की जो दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया गया है। तो एक तो हम इस मामले में बात करेंगे और दूसरा ये हुआ है कि 4 अप्रैल को 14 मई के इंतखाबात के हवाले से जो फैसला आया था उस पर तफसीली फैसला जो है वो आज जारी किया गया है 4 अगस्त को। उसमें इलेक्शन कमीशन का जो तारीख बदलने या नई तारीख देने का इख्तियार था उसको तस्लीम नहीं किया गया। कुछ बड़े इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस, बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें उस फैसले का हिस्सा बनाई गई हैं, लेकिन उस फैसले के नतीजे में कुछ मजीद सवालात पैदा हो गए हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। दूसरा, चेयरमैन पीटीआई की नैब में कल छुट्टी के दिन तलबी जो है वो हुई है और नैब में उनको बुलाया गया है सवालों जवाब के लिए। और कल एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होने जा रही है और वो है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास, जिसमें मरदमशुमारी के हवाले से फैसला होना है कि मरदमशुमारी को नोटिफाई किया जाए या नहीं किया जाए। और अगर मरदमशुमारी को नोटिफाई किया जाता है, करने का फैसला होता है, तो इसके के नतीजे में होगा ये कि इंतखाबात फिर शायद 3 महीने की मुद्दत में ना हो सकें। तो ये कल तयन हो जाएगा इस बात का कि इंतखाबात के लिए मरदमशुमारी नई हिल्काबंदियों के मुताबिक होंगे या पुरानी हिल्काबंदियों के मुताबिक, और मरदमशुमारी क्या बर वक्त इंतखाबात की राह में रुकावट बन रही है या नहीं। इन तमाम चीज़ों पर हम गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ राजा आमिर अब्बास साहब मौजूद है, माहिर आईन कानून। बहुत शुक्रिया साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको। यासीन आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान है। बहुत शुक्रिया यासीन आज़ाद साहब। और आमिर रज़ा साहब सीनियर तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की मुतअद्दिद दरखास्तें थी, जिसमें से बुनियादी तौर पर एक ये कि काबिल समात है ये मामला हुमायूं दिलावर साहब के पास या नहीं है, एक तो ये था। और दूसरा ये कि जज किसी और जज के पास ट्रांसफ़र किया जाए तो बुनियादी, और फिर कुछ और चीज़ें भी हैं और हक़ दिफा के हवाले से उसको अगले हफ्ते के लिए रखा गया है, फिक्स किया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रख देता हूं इस फैसले से। फैसले में कहा गया है कि जी दरखास्त गुजार के फाजिल वकील का यह कहना दुरुस्त है कि उन्हें सुना नहीं गया, इसलिए मामले को ताज़ा फैसले के लिए वापस ट्रायल कोर्ट भेजना मुनासिब होगा। ये फैसला आया है। फिर फैसले में कहा गया कि एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर की अदालत से केस को ट्रांसफर करने का कोई जवाज नहीं है। फैसले में भी कहा गया है कि अदालत को बताया गया है कि केस में कल हतमी दलाइल होंगे। जब अदालत मामले को हतमी दलाइल के लिए फिक्स करे तो दरखास्त गुजार दलाइल दें, यानी ख्वाजा हारिस साहब को दलाइल देना होंगे। दूसरा ये कि इस फैसले में यह भी कहा गया कि ट्रायल कोर्ट मामले पर फैसला करते हुए रेफर शुदा पिटीशन में उठाए गए उमूर को निपटाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, इस पर हम आगे जाकर तफसील से बात करते हैं, क्योंकि सारा फैसला इसी एक नुक्ते पर जो है वो इन्हिसार कर रहा है। यह भी कहा गया कि महज ट्रायल की तेज रफ्तार इनकाद से जज का तासुब जाहिर नहीं होता। गलत हुक्मनामों का भी यह मतलब नहीं होता कि प्रिजाइडिंग अफसर किसी तरह से मुतासिब है। फेसबुक अकाउंट पर मौजूद पोस्टें भी बादी नज़र में मुस्तरद या हकीकी नज़र नहीं आती, खासकर उस वक्त जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी जज ने उनकी खुलकर तरदीद कर दी हो। और इस फैसले में यह भी कहा गया है कि FIA ने अदालती हुक्मनामे के बाद जो रिपोर्ट जमा कराई उसके मुताबिक लिंक की अदम मौजूदगी की वजह से स्क्रीन शॉट्स की सदाकत का तयन नहीं किया जा सकता। ये वो सीधा पॉइंट्स हैं इस फैसले के जिस पर अभी हम गुफ्तगू भी करते हैं। और मैं आगाज़ करना चाहूँगा यासीन आज़ाद साहब से। यासीन आज़ाद साहब, ये दोबारा पहले भी रिमांड बैक किया गया था और हुमायूं दिलावर साहब के पास भेजा गया था इस मामले को कि ये काबिल समात है या नहीं, और अब दोबारा रिमांड बैक किया गया है और उसी जज के पास भेजा गया है जिन्होंने इसको ऑलरेडी काबिल समात करार दे दिया है। तो आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? क्या क्योंकि एक कानूनी राय यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को खुद इस बात का फैसला करना चाहिए था कि यह काबिल समात है या नहीं। देखें, आपको याद होगा कि ये मामला जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास चल रहा था तो उस वक्त भी इस प्रोसीडिंग की मेंटेनेबिलिटी को चैलेंज किया गया था और वो मामला भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट गया था। और उस वक्त भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा था कि ये प्रोसीडिंग मेंटेनेबल है। उसके बाद जब दूसरी दफ़ा ये मामला गया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब केस को रिमांड किया और रिमांड करने के बाद ट्रायल कोर्ट को कहा कि आप खुद डिसाइड करें कि मेंटेनेबल है या नहीं है,
तो ट्रायल कोर्ट ने प्रोसीडिंग को डिक्लेयर किया कि ये मेंटेनेबल है, मैं प्रोसीड करने का मजाज हूँ। फ़र्ज़ किया कि अगर इनको फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया और इन लोगों को नहीं सुना गया, इसमें गलती किसकी है? गलती तो डिफेंस के वकीलों की है, जिनको मौका तो दिया गया लेकिन उन्होंने अपने आर्गूमेंट नहीं किए। अब जब तीसरी दफ़ा ये मामला ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास चला गया, तो बेहतर यही था कि टाइम सेव करने के लिए आप खुद इस चीज़ को डिसाइड कर लेते कि ये प्रोसीडिंग मेंटेनेबल है या नहीं है। फिर दोबारा रिमांड करने का मतलब यह है कि फिर जो ट्रायल कोर्ट है उसने जो पहले अपना जजमेंट दिया हुआ है उस अपने फैसले को खुद ही तो रिव्यू नहीं करेगा। मैं ये समझता हूँ कि फिर वही फैसला आ जाएगा कि मेंटेनेबल है। केस कंप्लीट हो चुका, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो वकील हैं वो अपने आर्गूमेंट कंप्लीट कर चुके, और जब अगर आपने ये ग्राउंड लिया भी है तो जब आप जजमेंट देंगे तो मेंटेनेबिलिटी का जो ग्राउंड है फिर भी ट्रायल कोर्ट अपने जजमेंट के बाद उसका लीगल पॉइंट को टच करेगा और वो जजमेंट फाइनल जजमेंट में भी दे सकता था। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है मेरे नज़दीक, इससे ये ज़ाहिर होता है कि पीटीआई के जो हमारे कायदे हैं वो शायद नहीं चाहते कि इस केस का फैसला जल्दी हो। अब फैसला जल्दी हो, आज भी आपने देखा होगा फाइनल आर्गूमेंट जो है ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वकील कर चुका है, और अब कल अगर आरएस साहब दोबारा आर्गूमेंट कर भी लेते हैं और कल अगर ट्रायल कोर्ट फिर कहता है कि नहीं मुझे इस बात का इख्तियार है और ये केस मेंटेनेबल है, तो वो जजमेंट रिजर्व कर देगा आपको सुनने के बाद, आपको कहेगा आर्गूमेंट कंप्लीट करें। और अगर ख्वाजा आरएस साहब अपने आर्गूमेंट कंप्लीट करते हैं, इलेक्शन कमीशन के बाद पाकिस्तान का वकील ऑलरेडी अपने आर्गूमेंट कंप्लीट कर चुका है, तो उन्होंने तो आपको ये कहना है कि ठीक है आप अपना आर्गूमेंट करें और उसके बाद वो जजमेंट रिजर्व कर देगा। कल फैसला हो सकता है। सवाल ये पैदा होता है कि फाइनल फैसले का इंतजार क्यों नहीं करते? क्या ये मुमकिन नहीं था कि ये फैसला अगर जो ट्रायल कोर्ट देता है उसके बाद आप अपील में चले जाते? इसका मतलब ये है कि आप हर हालत में चाहते हैं कि इस केस को जितना डिले किया जाए डिले क्या करें, और वो तमाम टैक्टिक्स हमारे वकला बरादरी पूरे के पूरे अदा कर रहे हैं। मैं एक बात मेरी समझ में नहीं आता कि 45-46 साल मुझे भी प्रोफेशन में हो गए हैं, जिस अंदाज में पीटीआई के लोगों के केसेस चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग को आप नहीं रोक सकते। दूसरे दिन हमारे वकला चले गए, ऑनरेबल चीफ जस्टिस से कहा कि आप यह, तो उन्होंने कहा आप एप्लीकेशन दें, ज़बानी नहीं लें, तो आपने 2 रुकनी बजाय कि 3 रुकनी बेंच फेयर बना दी। पॉइंट वही था। क्या इस तरह से कोई आम वकील किसी अपने क्लाइंट के लिए करे तो क्या हमारी अदलिया उसको एक्सेप्ट करेगी? कभी भी नहीं करेगी। अब जब एविडेंस कंप्लीट हो चुकी है, फाइनल आर्गूमेंट पे केस है, तो फिर ये फैसला भी उसी ट्रायल कोर्ट को करने दें। अब कल इस आर्डर के खिलाफ जो ही ट्रायल कोर्ट कहेगा अगर मुझे जो रिस्ट्रिक्शन है, तो पीटीआई के लोग एक दफा फिर वो अपील फाइल कर देंगे अपनी। ठीक है, और जब वो अपील फाइल करेंगे, बिल्कुल सही है सर, फिर इसमें लेकिन जो अगर मतलब ये ख्वाजा हारिस की या वकला की कोशिश थी, बिल्कुल ठीक है यासीन आज़ाद साहब, लेकिन इसमें अगर वकला की ये कोशिश थी कि उनको टाइम मिल जाए, तो शायद ये कोशिश कामयाब, इस कोशिश में वो कामयाब नहीं हुए, क्योंकि एक पैराग्राफ नंबर 17 में आपके उसमें 2 लाइनें पढ़ देता हूँ और फिर मैं चाहूँगा कि राजा आमिर अब्बास साहब भी उस पर कमेंट करें। पैराग्राफ नंबर 17 का स्क्रीन पर दिखा दें, तो उसमें ये कहा गया है कि मसलन एक लाइन लिखी है कि द मैटर इज़ रिमांडेड टू द ट्रायल कोर्ट फॉर डिसीजन फ्रेश, दोबारा से फ्रेश डिसीजन दें। और साथ में ये भी कहा गया है कि द ट्रायल कोर्ट शैल एड्रेस द इशूज़ रेज्ड इन दी रेफर्ड पिटिशंस व्हाइल डिसाइडिंग द मैटर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि काबिल समात होने या ना होने का फैसला आप उसी वक्त कर सकते हैं जब आप इसको कंक्लूड करके मैटर को डिसाइड कर रहे हो। यानी मैटर को डिसाइड करना आर्गूमेंट की कंप्लीट हो जाने के बाद जब हो जाए, तो उसी के साथ ही आप ये सुना दीजिएगा, सुन लें पहले कि काबिल समात है या नहीं, और उसके साथ ही सुना दें। इसका मतलब ये है कि दोनों चीज़ें एक साथ सुन के दोनों फैसले भी एक ही साथ सुना दिए जाएंगे, तो टाइम इसमें ज़ाया नहीं होगा। अच्छा, अब मेरा राजा आमिर अब्बास साहब आपसे सवाल ये है कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो हमारी दिलावर साहब हैं तोशा खाना का जो केस सुन रहे हैं, उनसे उन्हीं के फैसले को रिव्यू करने के लिए कहा है कि आप अपने ही फैसले पर दोबारा देखें कि ये काबिल समात है या नहीं? देखिए, ये फैसला जो उनसे आया है
और ये जो ट्रायल चल रहा है, हमें भी 30 साल से ज़्यादा हो गई है बेसिकली क्रिमिनल प्रैक्टिस करते हुए। तो ये अपनी नवीयत का पहला है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसके सीनियर जज जो बेंच को हेड कर रहे थे, जस्टिस याया की ये ऑब्जर्वेशन थी और क्लियरली उन्होंने ये कहा कि जो जुरिस्डिक्शन का पॉइंट होता है वो सबसे पहले डिसाइड किया जाता है, ओनली देयर आफ्टर प्रोसीडिंग्स चल सकती हैं। ठीक है। लेकिन ये वाहिद केस होगा पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि जिसमें फाइनल आर्ग्यूमेंट्स हो चुके हैं एक साइड के। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फाइनल आर्ग्यूमेंट्स कर चुका है। उसके बाद इनको कहा जा रहा है कि जी अब ये कल आखिरी दिन है, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स कीजिए, उसके साथ इसके भी आर्ग्यूमेंट्स कीजिए। और उसके बाद जज साहब क्या करें? जज साहब ने क्या करना है? अभी यासीन आज़ाद साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। इन्होंने कहा कि जज अपना कोई भी जो क्रिमिनल मैटर होता है या कोई भी जो मैटर है उसमें जज अपने ऑर्डर को रिव्यू नहीं कर सकता। वो लॉ पॉइंट पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे चुका है। अगर दूसरी उसमें कोर्स में उसने सुना नहीं तो पहली में तो सुना था। जब पहली दफ़ा आर्ग्यूमेंट्स हुए तो ही सेड नो, आई एम सेटिस्फाइड कि मेरी जुरिस्डिक्शन है। तो ऑब्वियसली दिस मैटर है। लेकिन उन्होंने एक वकील को सुना नहीं था, ख्वाजा हारिस साहब को। ये दूसरे राउंड में हुआ ना। पहला जो राउंड था, पहला राउंड था, उसमें तो सुन लिया था। तो ऐसी सिचुएशन में तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ही फर्ज था कि वो खुद डिसाइड करते, सुनते और डिसाइड करते। और मैं समझता हूँ ये जो फैसला आया है ये बेसिकली जो पीटीआई के अभी हम सोशल मीडिया पे या आगे पीछे जो देख रहे हैं वो कोई खुशी का इजहार कर रहे हैं, ये बेसिकली फैसला उनके ख़िलाफ़ आया है। और इसमें जो कल की प्रोसीडिंग्स हैं उसमें एक तरीके से बांध दिया गया है कि टुमारो द ट्रायल कोर्ट हैज़ टू डिसाइड द मैटर, और डायरेक्शन दे दी गई है कि आप जाके पेश हो जाइए, अपने आर्ग्यूमेंट्स करें और जो फाइनल जजमेंट होगी उसमें बता दें। नहीं, लेकिन उसमें फिर सवाल ये है ना, लेकिन अभी जैसे यासीन आज़ाद साहब ने कहा जी क्यों अपील के लिए फाइनल जो अपील का राइट है उसका वेट नहीं करते। प्रॉब्लम ये है कि जब अपील होती है तो अगर कन्विक्शन साथ आ जाती है तो मौके पे अरेस्ट हो जाता है, और अपील में जो जजमेंट है वो सस्पेंड नहीं होती, सेंटेंस जो है वो सस्पेंड होती है, कन्विक्शन जो उनसे बरकरार रहती है। और आगे अगर इलेक्शन आ रहे हैं तो एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात के जो लीडर हैं उसको अगर आप डिबार कर देंगे, क्योंकि कन्विक्शन मीन्स कि ही इज़ नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस, ही इज़ डिस्क्वालिफाइड। ठीक है। तो ऐसी सूरत हाल में जो इररिपेयरेबल लॉस होगा, खाली ये नहीं कि ट्रायल को जल्दी चलाना होता है, ट्रायल का फेयर ट्रायल का जो है आर्टिकल 10A उससे ये अब उसमें आज कहा उन्होंने हो रहा है। हाँ जी, उन्होंने कहा कि महज ट्रायल के तेज रफ्तार इनकाद से जज का तासुब जाहिर नहीं होता। यानी ये नहीं है कि अगर तेज ट्रायल कर रहे हैं इसका मतलब वो बाइज्ड है। वो जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड वाला आपने सुना होगा, जस्टिस रस्ट इज जस्टिस क्रश्ड। हाँ, तो जस्टिस तो फेयर ट्रायल 10A इसमें एक नुकता मगर ये है, फिर मैं आमिर जासा के पास जाता हूँ, मगर मुझे पहले ये रायसा बता दीजिएगा कि अब अगर आर्गूमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं, कल ख्वाजा हारिस साहब भी दे देते हैं और दोनों तरफ के आर्गूमेंट्स कंप्लीट हो गए, उसके बाद अगर हुमायूं दिलावर साहब ये फैसला करते हैं कि ये तो काबिल समात ही नहीं है, अगरचे इसके इम्कानात कम नज़र आ रहे हैं क्योंकि वो अपने फैसले को रिव्यू नहीं कर सकते जैसे कि यासीन आज़ाद साहब कह रहे हैं, लेकिन लेट्स सपोज वो कहते हैं कि जी ठीक है ये काबिल समात नहीं है, तो फिर ये एक्सरसाइज वो क्यों हो रही है? फिर नहीं, फिर तो बड़ा इजी हो जाएगा जजमेंट। फिर वो मेरिट्स पे कोई जजमेंट नहीं देंगे, वो कहेंगे कि इनिशियली आई एम डिसाइडिंग दिस पॉइंट रिगार्डिंग जुरिस्डिक्शन, एंड इफ़ ही कम्स टू द कंक्लूजन कि जुरिस्डिक्शन नहीं है तो वो कहेंगे बाकी चीज़ों को मैं टच नहीं करता, मैं जुरिस्डिक्शन पे ही इस केस को ख़त्म कर रहा हूँ। बट ये वो है कि पॉसिबिलिटी, क्योंकि वो ऑलरेडी अपना माइंड दे चुके हैं। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इससे भी ज़्यादा है वो है कि डिफेंस का राइट ऑफ प्रोड्यूसिंग डिफेंस विटनेसेस। अगर कल आपने फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के लिए कह दिया है और हक़ दिफा जो उनसा है दैट इज़ अ पिवटल क्वेश्चन, पूरा केस उस पर है, तो ये चीज़ जो सी है, ये जो सेफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस है उसके इंतहाई मुखालिफ है। कल सैटरडे है, सुप्रीम कोर्ट बंद है और कल का कल ये बांध बूंद के फैसला आपको आता हुआ नज़र आ रहा है। कल आपको फैसला नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें ज़ाहिर है एक और पॉइंट है, चले मैं वो यासीन साहब से भी डिस्कस करूंगा। वो ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं आज के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ
ख्वाजा हारिस साहब कि जी हम इस पर जो है वो ये जो जुरिसडिक्शन का मामला है हम सुप्रीम कोर्ट में ले गए हैं, तो अगर मामला ऊपर वाली कोर्ट में चला जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया फिर ट्रायल रुक जाता है, तो क्या ये चांस मिल सकता है ट्रायल को रोकने का? इस पर मैं सवाल दोनों से लेता हूं, लेकिन पहले आमिर ज़ा साहब, ये जो अभी नुक्ता राजा साहब ने उठाया है वो ये कि क्या गवाहान को पेश करने का हक है, डिफेंस को हक का जो हक दिफा है उसके लिए तो अब दरख्वास्त है वो अगले हफ्ते के लिए फिक्स है, लेकिन कल अगर आर्गूमेंट कंप्लीट हो जाते हैं और फैसला महफूज हो जाता है और फिर बाद में फैसला आता है कि हाँ जी इनका तो हक था कि ये अपने गवाहान पेश कर सकें, तो फिर क्या होगा? नाअहली तो हो चुकी होगी। ये तो बड़ा ये सवाल तो मेरे लिए भी है, क्योंकि देखिए कानून की नज़ाकत है तो यासीन आज़ाद साहब और राजा आमिर बाज साहब बिल्कुल बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने समझाया भी और हम समझ भी गए। और वाकई असल बात जो है कि मतलब है कि जब आप कोई भी कहते हैं केस चला रहे होते तो उसमें इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। अगर सही केस में भी अगर फर्ज करते हैं कि बिल्कुल सही केस और सारे इल्जाम दुरुस्त हैं, लेकिन उसमें अगर एक तासुर ये जा रहा है कि जिसको बहुत मतलब है कि रश किया गया, कि उसमें गवाहों को जो है बोलने नहीं दिया गया, उनकी गवाही नहीं ली गई, तो फिर एक टेढ़ापन आ जाएगा। अच्छा, इसके हम सियासी मोहरक़ात में बात कर सकते हैं कि ऐसे वक्त में जबकि मुल्क में इलेक्शन का बिगल बज़ाहिर बच चुका है, अभी यकीन किसी को भी नहीं है कि इलेक्शन जो है वो 90 रोज़ में होंगे या मतलब है कि कॉमन इंटरेस्ट की जो बात होगी वहाँ तक मामला जाएगा, डिले हो सकते हैं, तो वहाँ पर क्या असर पड़ेगा? बात ये कि पाकिस्तान की सियासत में टेढ़ापन आ जाएगा कि अगले इलेक्शन जो है आपके अगले 5 बरस के लिए भी मुतनाज़ा हो गए, और उसके बाद जब आप आउट करते हैं किसी भी एक कौमी रहनुमा को, और बेशक उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम हो और बेशक वो बहुत मुतनाज़ हो और उससे बहुत शिकायतें हो, लोग बड़े दिलगिरफ्ता हों उससे, फिर भी जो है आपकी सियासत में फिर वो जो टेढ़ापन है वो अगले 10-15 साल तक रहता है। तो देखना ये है कि अगर किसी मुतनाज़ा मुबैना तौर पर कहते हैं मुतनाज़ा फैसले के नतीजे में वो बाहर हो जाते हैं PTI के चेयरमैन, तो क्या होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। और मेरे ख्याल में उसका जो पाकिस्तान की सियासत पे जो असर है वो हो सकता है कि अभी जो है हमारी हुकूमत जो है या जो बाकी केयर टेकर गवर्नमेंट आती है उन चीज़ों को मामला को संभाल ले, लेकिन एक खलिश रह जाती है। वो आप देखें ना कि बकार भुट्टो साहब के साथ क्या हुआ, उसके बाद आप देखते कि नवाज शरीफ साहब को जिस तरह से निकाला गया, उसके बाद वो आज तक मामला चल रहा है, वो फैसला कर रहा है। तो एक और मामला आप छोड़ देंगे और उसकी जो जिम्मेदारी होगी वो ज़ाहिर है कि अदलिया के सर भी जाएगी, उसकी जिम्मेदारी जो है हमारी तहकीकाती इदारों के सर भी जाएगी। और फिर मुझे ऐसे लोग सवाल करेंगे, मैं चाहूँगा हमारे जो कानूनी माहिरीन है वो जवाब दें कि भाई बिल्कुल तोशा खाना केस हम कहते हैं बिल्कुल दुरुस्त है, और उसमें मतलब है कि घड़ी का जो भी उसकी मालियत है वो 4 करोड़ है, 20 करोड़ है, वॉटेवर, ठीक है वो, लेकिन इसी नौयत के दीगर केसेस भी हैं, उनका क्यों नहीं इंसाफ साथ साथ हो रहा है? यानी कि मर्सिडीज है, BMW है, दीगर सियासतदानों ने चाहे किए, वो उस पर क्यों खामोश किए? ये कैसे हो सकता है कि एक जगह जो है आप बिल्कुल पकड़ें, मैं चोरी चाहे 4 आने क्यों आप बिल्कुल पकड़ें उसको, और पब्लिक ऑफिस होल्डर को नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर एक आम आदमी सवाल करेगा कि जनाब जो अरबों रुपए के केस थे, हम देखते थे उनके मुतालिक भी इसी तरह ओपन एंड शट लोगों के पास गवाहियाँ होती थी, बोरी में भर के जो थे वो शवाहिद हुआ करते थे, वो केसेस क्यों नहीं चल रहे? वो केसेस क्यों जो है कानून के से बाहर चले गए? तो ये चीज़ें जो है एक पेंडोरा बॉक्स खुलने जा रहा है, और मेरे ख्याल में इसको देखना चाहिए। मैं बिल्कुल हरगिज़ नहीं कह रहा कि केस गलत है, ये तो फैसला अदालत ने करना है, जो भी होगा हम सब उसको एहतराम करेंगे कि ठीक है, लेकिन बाकी केसेस भी तो हैं। जी सही है, बिल्कुल ठीक है कि बाकी केसेस और BMW का आपने हवाला दिया और बाकी जो तोशाखाना के ताइफ हैं। तो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। 2-3 अभी जो पॉइंट सवाल उठे हैं उस पर मैं क्या, अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है और सुप्रीम कोर्ट में ख्वाजा हारिस साहब जाकर कहते हैं कि जी हम इस्लामाबाद का हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज कर रहे हैं, तो क्या ट्रायल रुक जाएगा नीचे या नहीं रुकेगा? ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। यासीन आज़ाद साहब, अभी जो हम तोशाखाना के हवाले से बात कर रहे हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट में अगर ख्वाजा हारिस साहब चले जाते हैं और कहते हैं कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको वो चैलेंज कर रहे हैं, तो क्या फिर भी नीचे ट्रायल रुक जाएगा? क्योंकि अभी जुरिसडिक्शन जो है, इसका मतलब है कि वो अभी डिसाइड नहीं हुई अगर मैटर सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। सर, सुप्रीम कोर्ट में अभी याया अफरीदी साहब की बेंच में इस बात का फैसला वो दे चुके हैं कि हम ट्रायल को रोकने के लिए तैयार नहीं हैं, और उन्होंने प्रोसीडिंग को नहीं रोका।
मैं तो ये कहता हूँ कि सेकंड टाइम जब उस एप्लीकेशन को इंटरटेन किया गया और एक जज साहब का इजाफा किया गया, उसकी ज़रूरत नहीं थी। इससे इम्प्रेशन गलत पड़ता है हमारी अदलिया की साख पे। अभी आमिर साहब कह रहे थे, मैं ये कहता हूँ कि क्या हम ये भूल गए हैं कि जब नवाज शरीफ को अपने अकामा के ग्राउंड पे डिस्क्वालीफाई किया या नेप में उनके केसेस चले, तो क्या टू डे प्रोसीडिंग हुई या नहीं हुई? क्या पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने एज ए मॉनिटरिंग जज उसको कंट्रोल किया या नहीं किया? को जितना रिलीफ हमारी अदलिया दे रही है, मैंने तो 75 साल की तारीख में किसी पॉलिटिकल लीडर को देते हुए नहीं देखा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आप ये तमाम बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं, आर्टिकल 10A की बात करते हैं, तो ये आर्टिकल 10A सबके लिए है। यही वजह है कि शुरू से मैं ये कहता था कि वक्तन फ़क्तन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184 में जो फाइनल फैसले करती है वो इसलिए गलत हैं कि उसमें राइट ऑफ अपील नहीं है। सेक्शन आर्टिकल 10A का मामला वहाँ भी आता है। यहाँ जो केस की प्रोसीडिंग हो रही है, आप इसमें बताएं कौन सी जल्दबाजी की जा रही है? एक कमीशन ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करके भेज दिया आपके पास, और तमाम, मैं क्रिमिनल प्रैक्टिस नहीं करता, अब्बास साहब करते हैं, पर क्रिमिनल प्रैक्टिस में ने इस केस में डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट स्टैंड लिया। और इवन 342 का जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया, जिसने मेरी गाड़ियाँ बेची हैं, पहले कुछ और कहा हुआ था और बाद में आपने कुछ और कहा। जिस आदमी को जब आपने कहा कि मेरा मिलिट्री सेक्रेटरी था, उसका नाम आपने डिफेंस की लिस्ट में क्यों नहीं दिया? आपने कहा ना, आपने स्टेटमेंट के अंदर कहा। आपने पूरा केस किसी और पॉइंट पे चलाया। 342 में आपने कोई जवाब दिए, और फिर बर्डन आपने बजाय किसके कि आप अपनी बेगम पे फेंकते, फराग गोभी पे फेंकते या और लोगों पे फेंकते। अब इस केस में, ठीक है, क्रिमिनल केस में आप ये बता दें। अच्छा सर, उसमें अगर आप इजाजत, जो बुनियादी मेरा सवाल था जी, मैं यासिन आज़ाद साहब, जी मेरा सिर्फ बुनियादी सवाल आपसे ये था, चूंकि आपने अभी हवाला दिया जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का। याहिया अफरीदी साहब ने इसलिए फैसला नहीं दिया था, याहिया अफरीदी साहब ने इसलिए फैसला नहीं दिया था, उन्होंने कहा था कि मामला चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास पेंडिंग है, तो इसलिए हम नहीं रोक सकते इसको। यानी कि अगर चाहे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट रोके, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चूंकि फैसला दे दिया है, तो अब तो ही सुप्रीम कोर्ट के पास गया है मामला। और ये भी तो सुप्रीम कोर्ट ने, और ये भी सुप्रीम कोर्ट ने इस कहा है, अगर मैं एक जुमले में मुकम्मल कर लूँ, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर जुरिस्डिक्शन का मामला ऊपर वाली अदालत में चल रहा हो, तो उतनी देर तक ट्रायल जो है वो नहीं होगा, पहले वो डिसाइड होना होगा। देखिए सर, ज्यूरिस्डिक्शन, आपकी बात को मैं बिल्कुल तस्लीम करता हूँ। अगर ज्यूरिस्डिक्शन का मामला था, जब सेकंड टाइम या थर्ड टाइम ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया, तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ड्यूटी थी कि इस पॉइंट को वो खुद डिसाइड कर लेते, चूँकि केस की प्रोसीडिंग कंप्लीट हो चुकी है, केस इनिशियल स्टेट पे नहीं है। मैंने अमूमन ये देखा कि इस टाइप का जो लीगल ग्राउंड होते हैं कि ये मेंटेनेबल है या नहीं है, ज्यूरिस्डिक्शन है या नहीं है, ये अमूमन जजेस, चूँकि लिमिटेशन का पॉइंट है, मेंटेनेबिलिटी का ग्राउंड है, अमूमन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ये हैं कि मिक्स क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स इन लॉ है, और ये फाइनली जाके फाइनल जो है प्रोसीडिंग के बाद भी ये फैसला हो सकता है। मैं ये कहता हूँ कि जजमेंट क्यों नहीं आ जाने दें। आपके पास राइट ऑफ अपील है, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले जाएं, मुमकिन है ट्रायल कोर्ट आपको छोड़ दे। आखिर इस बात का क्या आपके जहन में है कि शायद ये जो ट्रायल कोर्ट है वो आपको सजा देने वाला है? इस बात की क्या एविडेंस है आपके खिलाफ? तो मैं ये कहता हूँ कि जब केस कंप्लीट हो चुका, इसको डिले करने का मतलब मेरे नजदीक कुछ और है जो नहीं होना चाहिए। जी सर, बिल्कुल ठीक है, मैं बात सर। इसमें एक चीज, एक तो दरखास्त डिसाइड हो गई, आप जो जुरिस्डिक्शन का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिसाइड कर दिया सर, और दूसरा जो मामला था वो है जज को ट्रांसफर करने का मामला। तो उस पर राजा आमिर अब्बास साहब, उस पर तो अदालत ने कहा है कि जी जज के केस को ट्रांसफर करने की कोई वजह नहीं है। उसकी वजह है कि जज साहब ने खुद भी ये कहा था कि जी अकाउंट मेरा है, पोस्टें मेरी नहीं है, और FIA ने भी आकर कह दिया है कि जी ये पोस्टें तो मौजूद ही नहीं है वहाँ पर, तो इसलिए वो जज साहब ने चूँकि कह दिया कि उनकी है नहीं, तो वो रेलिवेंट नहीं रहा। लेकिन इसमें ये सवाल क्या पैदा नहीं होगा कि वो पोस्टें किसने की थी, कौन था वो? देखिए, बात इसमें जो ओरिजिनल सी है वो ये है कि इसमें गालिबन आई हैव नॉट गॉन इनटू द डिटेल्स, ये जो जजमेंट गालिबन इसमें है कि FIA को दोबारा कहा है, दोबारा से कहा है कि करें, और उसमें यह भी कहा है कि जिन्होंने सोशल मीडिया पर और बाकी लोगों ने इस पर बात की है बगैर तस्दीक। FIA अगर फेसबुक से बात करती है और आ जाता है, लेकिन यहाँ केस डिसाइड हो जाता है, व्हाट इज़ द पर्पस?
कि वो कल को अगर दे दे जज के खिलाफ, ठीक है कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई तो हो सकती है, लेकिन ट्रायल तो वो कंप्लीट हो ये गया, फैसला बरकरार रहेगा। तो इसमें अगर वही बात है कि ये थोड़ा सा अगर वेट कर लिया जाता और FIA डिटेल रिपोर्ट दे देती कि जी फेसबुक वाले बता देते, अगर ऑल दो जो ये बाहर के ये जो हैं सोशल मीडिया वाले ये इतने आराम से ये चीज़ें नहीं देते, लेकिन अगर कोर्ट या FIA या गवर्नमेंट लिखती तो अगर वहाँ से रिपोर्ट का इंतज़ार कर लिया जाता। बट देन अगेन ये जो इशू है ये तो जज की एक डिस्क्रिशन है, लेकिन आपका पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और क्या ये फिर जजमेंट से रुक जाएंगे? ऑब्वियसली सेक्शन 526 सब क्लॉज 8 है कि जब जुरिस्डिक्शन को चैलेंज कर दिया जाता है किसी हायर फोरम में तो वो जो है कि ट्रायल नहीं रुकता, लेकिन जो अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट है वो बाय वर्च्यू ऑफ लॉ, इनबिल्ट जो लॉ है उसकी वजह से इवन कोर्ट को कोई कहने की भी ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में अभी हुआ तो वो स्टे हो जाता है। बट हियर द पॉइंट इज इनको या तो आज रात को ही, देखिए अदालतें खुलती हैं ठीक रात को भी, आज ही ये पिटीशन लेके चले जाएं, ये सुबह सुबह चले जाएं, भले से छुट्टी है लेकिन हाँ जी सुप्रीम कोर्ट में बैठा होता है, कल एडमिनिस्ट्रेटिवली सारा खुला होता है और इस चीज़ की वो रिक्वेस्ट करें। और अगर नहीं होती इट मीन्स कि जी क्यों इनकी लीगल टीम ये चीज़ आज ही रात सुप्रीम कोर्ट में या अर्ली मॉर्निंग एट 8 o'clock नहीं जाके कि जी सुप्रीम कोर्ट में ये जमा कराते और चीफ जस्टिस साहब इस पे उसी टाइम इसको फिक्स भी कर सकते हैं। तो दिस इज समथिंग सही है, बिल्कुल सही। चलें एक सवाल मैं यासीन आज़ाद साहब से लेकर फिर मैं आमिरज़ाद साहब के पास आता हूँ। यासीन साहब, ये जो हक़ दिफा का मामला है कि क्या कि डिफेंस ने अपने गवाहान पेश किए लेकिन उनको इररिलेवेंट करार दे दिया गया, तो उन्होंने दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किया कि जी हमें दिफा का हक नहीं दिया गया। अब ये अगले हफ्ते हेयरिंग के लिए फिक्स है। अब कल अगर फैसला आ जाता है, महफूज हो जाता है या आ जाता है और अगले हफ्ते फैसला होता है हाँ इनको तो डिफेंस का हक था, क्या फिर वो अगले हफ्ते फैसला आएगा भी या नहीं? वो इन्फेक्शस हो जाएगा, वो उसकी दरख्वास्त की जरूरत ही नहीं रहेगी। ये क्या होगा? नहीं फिर हक अपने दिफा का हक हासिल है या नहीं ये तो डिसाइड ही नहीं हो पाएगा फिर। देखें सर, अब्बास साहब ज़्यादा क्रिमिनल प्रैक्टिस करते हैं। मैंने जो क्रिमिनल प्रैक्टिस में ये देखा है कि जब 342 का एक स्टेटमेंट होता है तो एक क्वेश्चन किया जाता है कि डू यू वांट टू लीड डिफेंस एविडेंस, तो अक्यूज़ अगर कहता है यस तो उसको नाम और वो एड्रेस देना पड़ता है और उनको लेके आना पड़ता है। आपको बाकायदा मौका दिया गया, जब आपने लिस्ट दी तो उन्होंने कहा बंदे कहाँ हैं, आपको ले आओ, मैं अभी एविडेंस करने के लिए तैयार हूँ। आपने कहा जी बंदे नहीं आए। फिर मेलाफ आईडी आपकी तरफ से आता है कि इसका मतलब यह आपने जो नाम दिए हैं उनकी एविडेंस नहीं देने चाहते थे, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी थी कि जब आपने नाम दिए तो आपने डिफेंस की एविडेंस को ले आते। और ज़्यादा अप्रीहेंशन ये थी कि वो जो ब्रिगेडियर साहब हैं जिनका नाम दिया गया था 342 में, शायद उसका नाम आएगा। अब जो 3-4 आदमियों के नाम आपने दिए हैं, कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि उन 3-4 आदमियों का ये इस केस से कोई ताल्लुक नहीं। उसमें तो 3 आदमी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कहीं ताल्लुक रखते हैं और इनकम टैक्स का डिस्प्यूट कोर्ट के सामने है ही नहीं। और एक जो है PTI का कोई पता नहीं सेक्रेटरी लेवल का कोई बंदा है जो इसको आपने डिफेंस में दिया। कोर्ट ने ये कहा कि ये चारों डिफेंस के जो विटनेसेस हैं, पहले उन्होंने कहा आप लाए विटनेस, इन्होंने कहा नहीं लाए, तो उन्होंने कहा आपकी जिम्मेदारी थी आप लेके आते, आप नहीं लेके गए। और उसके बाद उन्होंने कहा इनका कोई नहीं बनता। ये तमाम चीज़ें मेरे नज़दीक अक्यूज के फेवर में जाती हैं कल अपील की हद तक। कल मुमकिन है अगर कोर्ट आपको टिल द राइजिंग ऑफ कोर्ट ही सज़ा दे देता है, 6 महीने की सज़ा नहीं देता। यूसुफ रजा गिलानी की तरह सिर्फ इतना कहता है टिल द राइजिंग ऑफ कोर्ट। आप डिस्क्वालीफाई तो हो गए ना 5 साल के लिए। आपको डर सिर्फ यही है कि कहीं अगर मुझे 1 दिन की भी सज़ा हो गई तो मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा। यही वजह है कि आप, मेरी समझ में नहीं आता, हर आर्डर के खिलाफ अपील हो रही है। मेरे नज़दीक इंट्रालोक्वेटरी जितने आर्डर हैं उनकी कोई अपील नहीं होती, लेकिन यहाँ इनके मामले में वो ऑर्डर जो अपीलेबल नहीं है, सर, जिसके खिलाफ कोई पिटीशन फाइल नहीं हो सकती। तो मेरे दिमाग में वो पूरी रील चल रही थी जी, वो जो लाहौर हाई कोर्ट में नैब का में मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा था शरीफ फैमिली का, उसमें 2.5-3 साल में कुछ 6-7 गवाह रिकॉर्ड हुए
उसके बाद फिर एक नया मुलजिम उसमें शरीक हुआ आके प्रोसीडिंग्स में, तो वो दोबारा से गवाह शुरू हो गए, और उसमें भी अमजद परवेज साहब वकील थे, और मैं देखता था कि उसमें गवाहान जो है वो कभी गवाह नहीं आता था, कभी वो उसे वकील नहीं आता था, और वो 3 साल तक मामला चलता रहा। और दूसरे मनी लॉन्ड्रिंग के केस में तो फर्द जुर्म ही आयद नहीं हुई, 2 साल तक पेशियाँ होती नहीं, पौने 2 साल तक फर्द जुर्म आयद नहीं हुई, और फर्द जुर्म आयद हुए बगैर ही भरी हो गया। तो उसमें भी 3 मिनट के लिए मुलजिम पेश होते थे और फिर तारीख पड़ जाती थी। तो ये हम देखते हैं हमारे निज़ाम इंसाफ सर, मैं यही बात कहता हूँ, मैं अपनी अदलिया से टुडे चला जाता है, जैसे नवाज शरीफ को शायद डिस्क्वालीफाई करना था। जी 1 मिनट में लेता हूँ। मैं अपनी अदलिया से यही कहता हूँ कि आम शहरी में और बड़े आदमियों में फ़र्क ख़त्म करें, सबके साथ करें, ताकि अदलिया पे कोई आदमी उंगली ना उठा सके। हमारे इदारे की डिग्निटी बुरी तरह से मजरू हो रही है। हम उस पर इदारे से हम मुंसलिक हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे इदारे के जो साख दिन ब दिन खराब हो रही है वो ना हो। बिल्कुल सही है सर, कहीं पर 3 साल तक फर्द जुर्म आयद नहीं होती और कहीं पर आप दिन रात करके फैसला सुना देते हैं। सर आप बिल्कुल ठीक है सर, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये फर्क खत्म होना चाहिए। जी नहीं, अभी जनरल परवेज मुशर्रफ की अपील जो है 10 साल के बाद लगाई है। परवेज मुशर्रफ कब्र में चला गया और उसके बाद आपने उसे इलेक्शन पिटीशन को उठा के डिसाइड किया, और कई दफा मर्डर केस में लोगों को सजा हो गई। जी ठीक है, तो एक और इसी तरह हुआ ना सर, बाद में चली और पहले फैसला, तो ये चीजें हमारे लिए तकलीफ दे हैं सर। 3 महीने पहले फैसला आया कि 14 तारीख को जी सर कि इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन नहीं हुए, लेकिन उसका तफसीली फैसला आज जारी हो रहा है। उस तफसीली फैसले के कुछ पॉइंट्स मैं राजा आमिर अब्बास साहब आपके सामने रखता हूँ, ज़रा उस पर कमेंट कीजिएगा। ये सुप्रीम कोर्ट से जो आज जस्टिस मोनीब अख्तर साहब ने ये फैसला तहरीर किया, वो ये कहते हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन इंतखाबात को जो दावाशुदा आइनी इख्तियारात हैं, यानी जो वो कह रहे हैं कि हमारे ये आइनी इख्तियारात हैं, उसके नतीजे में आइन के आर्टिकल 224 में दिए गए दौरानिये से आगे ले जा सकता है? हमारी नज़र में इसका जवाब नफ़ी में है। ये फैसले में कहा गया। फैसले में यह भी कहा गया कि आइन के आर्टिकल 218(3) का मकसद यकीनन ये नहीं कि इससे इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात से मुतल्लिक तमाम आइनी शिकों को कुचलने की इजाज़त दे दी जाए। फिर आर्टिकल 224 बताता है कि इलेक्शन कब होंगे और नताइज का ऐलान कब किया जाएगा, जबकि आर्टिकल 218(3) बताता है कि इंतखाबात किस तरह कराए जाएंगे। आइन की ये दोनों शिकें, आर्टिकल 218(3) और आर्टिकल 224, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर आइनी फरीजा आयद करती हैं। यह भी इस तफसीली फैसले में कहा गया है। इस तफसीली फैसले में यह भी कहा गया कि इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57 और सेक्शन 58 में ऐसा कुछ नहीं जो इलेक्शन कमीशन को आइन के आर्टिकल 224 में बयान शुदा दौरानिये से तजावुज करने की इजाजत दे। अब राजा आमिर अब्बास साहब, इस पर यह कहिएगा कि फैसला आज सुना रही है सुप्रीम कोर्ट कि जो इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात को ताखीर का शिकार करने या डिले करने के लिए जो तारीख दी है, ये तो उनका इख्तियार ही नहीं था, लेकिन इस फैसले में रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती हुई नजर नहीं आ रही हमें कि या कसूरवार कौन है और फिर उसकी सजा क्या है, होगा क्या। मतलब फैसला पर अमल दरामद तो नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने तारीख दुरुस्त करने के लिए लिख दिया है कि ये नहीं हो सकता। देखिए अब ये फैसला आ गया। आमिर जा साहब अगर इस पर कमेंट कर दें, पहले आप भी, सामने 2 आमिर बैठे हुए शो में। जी भाई वो तो राजा है ना। एक तो पहली बात ये सर कि आपने मेरे वो कहते हैं मुंह से बात, मेरे ख्याल में आपने पहले कह दिया कि इंडाइटमेंट यानी कि फर्द जुर्म आयद होना जो है एक मतलब है हमारे यहाँ क़यामत होता है बाज लोगों के लिए। तो फिर वो हम जैसे लोग ये सवाल करते हैं कि भाई कैसा वो है कि बाज लोगों पे इतनी मेहरबानी हो रही है। असूल की बात थी कि हमारे यहाँ जो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं उनके साथ जो मैं देखता हूँ कभी मोतबर हो जाते हैं, कभी वो गैर मोतबर हो जाते हैं। एक दिन वो बड़े मोतबर है, अगले दिन गैर मोतबर हो गए, और जो गैर मोतबर था वो मोतबर हो गया। तो ये जब तक किस्सा चलता रहेगा, लोगों का एतमाद एक तो हमारे पार्लियामेंट से, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से, और कहना नहीं चाहिए कि अदलिया पे भी फिर लोग सवाल उठाएंगे। तो ये चीज बिल्कुल मेरे ख्याल में एक वो है। अच्छा, फिर आप आते हैं कि ये जो आपका सवाल जो है कि भाई मतलब है अब तो वो हो गया, मतलब है कि जो इलेक्शन कमीशन ने कारनामा करना था, हुकूमत ने करना था। मेरी नाक़िस राय में जाहिर है कि ये लोग अच्छी उस पर राय देंगे कि वहां तो सीधा सीधा तौहीन अदालत का केस था कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक हुक्म दिया, लेकिन हमने देखा कि जमा मका एक हो गए उस हुक्म पे अमल न करने के लिए, और उसके लिए हमने बहुत सारी बॉन्डी तादीलें देखी। हमने देखा कि जी और चीजों पे खर्च करने को पैसे, आप कहते हैं यहाँ पर पैसे नहीं है, क्योंकि हमारा आइन तो बड़ा मुझे जैसा जो नाक़िस अक़ल शख्स है वो भी जानता है कि बिल्कुल वाज़ेह है कि जी 90 रोज में इंतखाबात होने जब असेंबली डिसॉल्व होगी, या पंजाब और केपी में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसका मतलब है कि आइन को तो हमने अंडरमाइन कर दिया, आइन को तो उठा के ताक में रख दिया गया। तो उसके बाद अगर मजीद कोई आइन की वायलेशन हो जाए तो कौन पूछेगा। तो आइन के नाम पे जो गैर आइनी काम हुआ, मेरे ख्याल में एक बहुत ही डार्क चैप्टर है तारीख
वो है मजमून है हमारी, उसका तारीख हो जाएगा ये। और उसके नतीजे में जो कुछ हुआ है मेरे ख्याल में अब कल को अगर ये इलेक्शन जो है हमारे जनरल इलेक्शन हैं, ये भी अगर आप मतलब आगे कर दें तो कौन पूछने वाला है? वो कहेंगे जी नए सेंसस के तहत होना है तो हम आगे कर देंगे। तो पहले आप जिबा करते हैं, फिर जवाब तलाश करते हैं। तो एक वहां पर मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को ज्यादा एक कहते हैं सख्त मौकफ अपनाना चाहिए था। और तौहीन अदालत के ऊपर बहुत सारे जो लॉ मेकर्स हैं, खुद वजीर आजम हुए, उनके बहुत सारे कैबिनेट मेंबर्स हैं, वो तमाम के तमाम मुलविस है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुलविस है। अपनी आईनी जिम्मेदारी से वो कैसे निराव कर सकता है, ये तो अब राजा साहब बताएंगे और ये आजाद साहब बताएंगे मुझे। जी सही, राइट सर। चलिए मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ जी, ब्रेक के बाद राजा साहब बताएंगे, फिर उनसे पूछते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुशामदीद कहते हैं। राय साहब, एक फैसला आता है, उस फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियार से बढ़कर तजावुज़ किया और आज उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया है। लेकिन इसमें ना ज़िम्मेदार का तयन और ना जो है वो उसके लिए कोई सज़ा। तो ये फैसला फिर सिर्फ तारीख़ में इस मामले को दुरुस्त साबित करने के लिए है? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि बहुत सी आइन के आर्टिकल्स मेंशन हैं और कहा जा रहा है कि जी उसकी खिलाफ वर्जी हुई है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमल है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल अगर अमल है तो ऑब्वियसली आपका सवाल बड़ा वैलिड है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ टू बी फिक्स्ड, या सुप्रीम कोर्ट जो सी है वो किसी पर्टिकुलर केस में तो वो किसी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करती है, और कहीं पे वो ऑल्दो इसमें जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो कॉन्टेम्प्ट की, इट्स ऑलवेज बिटवीन द कंटेम्नर एंड द कोर्ट, बट जो कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग्स होती हैं वो नॉर्मली डिटेल जजमेंट आने के बाद शुरू होती हैं। शॉर्ट ऑर्डर पे नॉर्मली कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग्स नहीं शुरू होती। आई एक्सपेक्ट कि ये जजमेंट आने के बाद जो आज आई है, तो दिस इज़ नाउ सुप्रीम कोर्ट्स, ऑल्दो उनकी डिस्क्रिशन है, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें जो ये जजमेंट है सिर्फ किताबों की जीनत बनाने के लिए नहीं, बल्कि एक प्रेसिडेंट कायम करना है कि इन केस अगर जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन हो रही है और इतने इंपॉर्टेंट इशू पे कि जिससे इस मुल्क के 24-25 करोड़, उस डेट पर अब इम्प्लीमेंटेशन तो हो नहीं सकता। देखिए, तो सजा किस चीज़ की होती है? फॉर नॉन इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो उसमें यही है कि 24 करोड़ लोग इसमें इन्वॉल्व थे, हर किसी को एक टाइमली हुकूमत चाहिए थी पॉलिटिकल। तो अगर सुप्रीम कोर्ट समझती है तो आई थिंक कि फैसला आने के बाद, समझती तो है, फैसला आ चुका है, तो आप डिटेल जजमेंट के बाद दे कैन इनिशिएट कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग्स, वो नोटिस दे सकते हैं। राइट, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मामला आमिर जाद साहब, और वो है ये कल सीसीआई का इजलास होने जा रहा है मरदमशुमारी के मामले पे। इसको नोटिफाई करना है या नहीं करना, और उसी पे तयन होगा कि इलेक्शन कब होंगे, क्या 3 महीने के अंदर होंगे या नहीं होंगे। तो आप किस तरह से इसको देख रहे हैं? क्योंकि पीपल्स पार्टी का एक स्टांस है, हमारे सामने है, नून लीग भी पहले कह चुकी है कि जी हम इसको नोटिफाई नहीं करना चाहते, लेकिन एमक्यूएम तकाजा कर रही है। क्या होने जा रहा है? देखिए, बात ही इन फ्लॉड सेंसस के तहत, फ्लॉड मरदमशुमारी के तहत अगर इंतखाबात होंगे तो ये निशान है। इंतखाबात आप देर से करते हैं वो भी मुश्किल में है, मतलब वो भी कोई सही फैसला नहीं होगा। वो जो फारसी की मिसाल है ना कि ना जाए रफ्तन ना पाए मानदन वाले तो हिसाब है। आप बताओ, रियासत सोचे कि हम मरदमशुमारी जैसा अमल, आईनी अमल भी जो है वो सीधे तरीके से नहीं करा सकते। अब ये जो नोटिफिकेशन था, ये प्रोसेस आप पहले भी शुरू कर सकते थे, लेकिन क्योंकि लोगों को सही नहीं गिना गया, अब कराची के लोगों का या अर्बन सिंध का एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन जाहिर है कि एक राय ये बनती है कि इंतखाबात को आप डिले नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इंतखाबात को डिले करेंगे, अब देखना ये कि यहाँ पर हमारे यहाँ सिर्फ ये सियासी फैसला नहीं है, इस पर जो हमारी मतलब है कि जो रियल दैट कहते हैं पावर दैट भी है, वो किस तरह से सोच रही है। अगर वो समझते हैं कि जनाब इस वक्त अगर मतलब है कि इंतखाबात फौरन कराने का नुकसान ज्यादा है फायदे से ज्यादा, जो भी उनका वो है गेम प्लान है, उसके तहत तो गालिबन फिर एक बड़ा एक सॉलिड एक्सक्यूज है उनके पास। लेकिन अगर वो जाते हैं मरदमशुमारी कराने, तब भी फिर बाद में मतलब शोर तो मच रहा होगा कि अगर आपने लोगों को सही नहीं गिना, जिनकी सीटें बढ़नी थी वो नहीं बढ़ सकी, जिनकी कम होनी थी वो कम नहीं हुई है, तो एक मतलब टेढ़ापन आ गया है आपके यहाँ। तो अब देखें, ये तो कह चुके हैं हमारे सूबा सिंध के जो वजीर आला हैं मुराद अली शाह साहब के
वो उस चीज के ऊपर वो नहीं करेंगे, वोट नहीं देंगे उस चीज के ऊपर, बॉयकॉट करेंगे। अब देखते हैं वो कहाँ तक जाते हैं। और जो फिर अलाइज हैं, जो दिलचस्प सूरत-ए-हाल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की है कि उन्होंने पूरे 15 माह साथ भी दिया, लेकिन उनकी कितनी शराइत जो है वो मानी गई हैं। शहबाज शरीफ साहब ने उनकी कितना क्या पावर्स डिवॉल्व हो गई हैं, क्या मतलब है, सेंसिस का मसला उनका हल हो गया। तो तमाम सवालिया निशान है। तो इन जमातों के ऊपर भी, चाहे वो कोई भी फैसला होता है, लोग इन पे भी इनसे पूछेंगे कि जनाब आपने ये जो साथ दिया था क्या सोच समझ के दिया था, उसके बदले आपको क्या मिला है। जी बिल्कुल सही है। यासीन आज़ाद साहब, ये ज़रा दोनों चीज़ों पे कमेंट कर दें और ख़ास तौर पर उस पर ज़रूर कीजिएगा कि अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि इलेक्शन कमीशन क्या ये इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन की तारीख देता या उसको डिले करता, और ये इलेक्शन 14 तारीख को होने चाहिए थे। अब ये फैसला आ रहा है, इस फैसले की अहमियत कैसे देखते हैं आप? सर, मेरे नज़दीक ये फैसला ही है, इसके अलावा इससे कुछ नहीं है। चूँकि किसी इदारे का तयन नहीं किया गया, इस जजमेंट के मुताबिक सारे का सारा मलबा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर डाल दिया गया कि उसकी जिम्मेदारी थी। लेकिन ये नहीं कहा कि उसने अगर जिम्मेदारी को बजा कंप्लीट नहीं किया तो फिर क्या होगा। मेरे ख्याल में इस जजमेंट के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है। नंबर 2, जजमेंट आने के बाद बाज़ लोगों का, जिस तरह आमिर भाई ने अभी कहा कि कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग हो सकती है, मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूं कि कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। क्योंकि 90 डेज का जो कंसेप्ट था, वो जब 14 मई का अपना टाइम फिक्स किया इलेक्शन का, तो 90 डेज को तो ऑलरेडी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डी बाईपास कर चुका था। और सेक्शन 254 के हवाले, आर्टिकल 254 के हवाले से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा कि सारी जिम्मेदारी इलेक्शन की है, कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किसी इदारे के मतलब ये कहा है कि इस इदारे ने हमारे हुक्म को बजा नहीं लाया और इलेक्शन नहीं कराए। सारा मलबा उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर डाल दिया। अब रह गया मसला कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डेट दे सकता है या नहीं। इस जजमेंट के बाद जब के इलेक्शन एक्ट के अंदर तब्दीली आ गई कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तानी तारीख देगा, वही डेट फिक्स करेगा, वही इलेक्शन कराएगा। तो आप ये बता दें कि हाँ, लेकिन उस वक्त ये कानून मौजूद नहीं था जब ये फैसला आया था। और दूसरा ये कि सर, इलेक्शन कमीशन जो है उसको भी तो इदारों ने जिन्होंने सपोर्ट देनी थी वो नहीं दी, तो उनके हवाले से भी जो है क्या वो भी इस पर जिम्मेदार हैं? बहुत सारे सवाल इस पर अब भी हैं। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। वक्त मेरे पास खत्म हो गया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।